हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको कहते हैं प्रासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब। ठीक है, देखो प्रासरण दाब क्या होता है इस पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जो पढ़ते हैं एक चीज वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? ऑस्मोसिस का मतलब है प्रासरण। ठीक है, आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, और इसी को हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। थोड़ा सा टॉपिक है ऑस्मोसिस का। देखो ऑस्मोसिस होता क्या है, मैं यहाँ पे कंटेनर बना देता हूँ। ऐसे सपोज करो मैंने एक कंटेनर बना लिया। ठीक है, और इस कंटेनर को मैंने सेपरेट कर दिया दो पार्ट के अंदर। ऐसे मैंने सेपरेट कर दिया, और ये सेपरेट कर रहा हूं मैं सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। ठीक है, ऐसे मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया। ठीक है, और ये सेपरेट किससे करूं मैं? सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, अब देखो इसमें एक साइड में, देखो इस साइड में जैसे मैंने प्योर वाटर फिल कर दिया, शुद्ध पानी। ठीक है, इसमें एक साइड में हमने क्या किया? प्योर वाटर, शुद्ध पानी। ठीक है, और ये शुद्ध पानी का मतलब ये किसके रूप में काम कर रहा है? ये काम कर रहा है एज ए सॉल्वेंट के रूप में, विलायक के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरी साइड में, ठीक है, ऐसे दूसरी साइड में मैंने भर दिया सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी साइड में हमने क्या भरा है? फिल किया है, सॉल्यूशन किया। ठीक है, और सॉल्यूशन आपको पता है कि सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास में ये प्योर है। मैंने बोला ये जो सॉल्वेंट है क्या है? प्योर। यदि हम इधर के वाले की बात करें तो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं इम्प्योर। क्या लिख सकते हैं? इम्प्योर, अशुद्ध लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखो सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन ये क्या होती है, इसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। देखो सेमी प्रीमेबल जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो नेचर होती है वो नेचर होती है सेलेक्टिव टाइप की। किस टाइप की है? सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का मतलब ये चयनात्मक होती है। किस टाइप की होती है? चयनात्मक। ठीक है, चयनात्मक का मतलब क्या है कि ये कुछ कुछ पदार्थों को ही क्या करती है? जाने देती है, कुछ कुछ पदार्थों को ही आने देते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? सेलेक्टिव कहेंगे, सेलेक्टिव प्रीमेबल कहेंगे, चयनात्मक पारगम्य कहेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ पदार्थों का मतलब क्या है कि ये क्या करती है कि जो सॉल्वेंट है, विलायक है, इन विलायकों को क्या कर देती है? जाने देती है, और उन विलायकों को क्या कर देती है? आने देती है। ठीक है, लेकिन ये सोल्यूट को क्या कर लेती है? रोक लेती है। ठीक है, सोल्यूट को क्या कर लेती है? रोक लेती है। क्यों? देखो सोल्यूट होते हैं ना, सोल्यूट की जो साइज होती है वो साइज क्या होती है? बड़ी होती है। सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज क्या होती है? बड़ी होती है। और इसके साथ साथ मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो साइज क्या होती है? स्मॉलर होती है, छोटी होती है। क्या होगी? छोटी होती है। मैं बात कर रहा हूं साइज की। ठीक है, लेकिन वैसे देखा जाए कि सॉल्यूट की मात्रा तो कम होती है, सॉल्वेंट की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होगी इन सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन मैं यहाँ पे साइज की बात कर रहा हूँ कि सोल्यूट की यहाँ पे क्या होते हैं? क्वांटिटी में कम होते हैं, लेकिन इनकी जो साइज होती है वो साइज क्या होती है? बड़ी होगी। ठीक है, इस टाइप से मैं सॉल्वेंट की बात करूँ तो सॉल्वेंट क्या होता है? क्वांटिटी में ज्यादा होंगे, लेकिन उनकी जो साइज होती है वो साइज क्या होती है? छोटी होती है, स्मॉलर होगी। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट क्या होते हैं? ये सॉल्वेंट ही सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन से अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमने क्या किया कि ये एक साइड में तो इसको प्रीमेबल के द्वारा, एक साइड में तो हमने प्योर वाटर लिया, सॉल्वेंट लिया, दूसरी साइड में हमने क्या लिया? सॉल्यूशन लिया। ठीक है, अब ये सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन क्या करेगी कि यहाँ से इस प्योर वाटर की तरफ से कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स किधर की तरफ मूव करेंगे?
इसे सॉल्यूशन की तरफ, किधर की तरफ मूव करें, सॉल्यूशन की तरफ मूव करें, ठीक है। इसका मतलब है क्या चीज़ है, ये है कि यहाँ पे जो उच्च सांद्रता, उस सांद्रता किसकी है, यहाँ पे विलाय की, शुद्ध पानी की, ठीक है। यहाँ पे उच्च सांद्रता है सॉल्वेंट की, और यहाँ पे जो निम्न सांद्रता है वो सांद्रता कम किसके, यहाँ पे सॉल्वेंट की है, एज कंपेयर किसको, प्योर के अंदर। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो वाटर है ये उच्च सांद्रता से किधर की तरफ गति करेगा, निम्न सांद्रता की तरफ गति करता है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। और ये हो किसके द्वारा रही है, तो याद रखा ये हो रही है अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा है, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस का मतलब क्या हो गया, ऑस्मोसिस का मतलब है कि विलायक का, सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गमन करना या गति करना, वो क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाता है, प्रासरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रासरण, ठीक है। उच्च सांद्रता से, यहाँ पे पानी की सांद्रता है ज्यादा, यहाँ पे पानी की सांद्रता है क्या, कम, सॉल्वेंट की यहाँ पे सांद्रता क्या है, कम। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो कहाँ पे, हाई कंसंट्रेशन से किधर की तरफ जा रहा है, लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। और ये हो किससे होकर गुजर रहा है, तो याद रखा है ये सेमी प्रीमेबल से होकर गुजर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है, प्रासरण कहते हैं। अब देखो जैसे जैसे ये वाटर इस सॉल्यूशन की तरफ जाता है, तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे इस वाटर की, प्योर वाटर की जो यहाँ पे कंसंट्रेशन होती है, ये कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होने लगती है। ये हमने सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन फिर से बना दी, ठीक है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दोनों का लेवल पहले एक जैसे था, ठीक है। यहाँ पे ये प्योर वाटर किधर की तरफ जा रही है, इस सॉल्यूशन की तरफ जा रही है, और सॉल्यूशन की तरफ जा रही है, तो प्योर वाटर की तो यहाँ पे क्या होगी, कमी, शुद्ध पानी की तो यहाँ पे क्या होगी, कमी। और जो यहाँ पे सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, ठीक है। मतलब जो प्योर वाटर था वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, इम्प्योर के अंदर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको रोकना है, ठीक है। हमको क्या करना है, इस पानी को इसके अंदर जाने से रोकना है। तो हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन की यहाँ पे जो सरफेस है, ये सतह, इस सतह पे क्या करते हैं, पर दाब लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। और जो दाब हम लगा रहे हैं, और उस दाब के ऊपर ये प्रासरण की जो क्रिया है, ऑस्मोसिस की क्रिया रुक जाती है। उस दाब को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, प्रासरण दाब कहेंगे। और इस प्रासरण दाब को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाई से। किससे कर रहे हैं, पाई से। तो मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी प्रासरण दाब की, कि द्रव्य की सतह, जो विलयन की सतह पे, सॉल्यूशन की सतह पे लगाया गया वह दाब कि जहां पे प्रासरण की क्रिया, ऑस्मोसिस की क्रिया क्या हो जाए, रुक जाए, उस दाब को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, प्रासरण दाब कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रासरण दाब। तो मैं यहां पे लिख दूं कि P बराबर में पाई के, ठीक है। ये वह दाब है जिस दाब पे हमारी ऑस्मोसिस की क्रिया, प्रासरण की क्रिया क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। उस दाब को हमने क्या कहा है, प्रासरण दाब कहा है, ठीक है। अब देखो और कंडीशन देखो आगे, यदि मैं सपोज करो इस दाब का मान और बढ़ा दूं, क्या किया मैंने, इस दाब का मान, मतलब यहाँ पे प्रासरण दाब से यदि मैं ज्यादा का दाब कर दूं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से मैं यदि ज्यादा का प्रेशर लगा दूं, ठीक है, तो इस दाब के ऊपर जो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट था, वो सॉल्वेंट वापस किधर की तरफ चला जाता है, इसे प्योर वाटर की तरफ या प्योर सॉल्वेंट की तरफ चला जाता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं, व्युत्क्रम प्रासरण के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। फिर से समझो, हमने क्या किया, हमने इस विलयन के ऊपर इसकी सतह पे क्या किया, हमने प्रेशर लगाया, दाब लगाया, ठीक है। और ये दाब हम कितना लगाए हैं, P बराबर पाई के बराबर लगा रहे, ठीक है। मतलब वह दाब, ठीक है, जिसके ऊपर प्रासरण की क्रिया बंद हो जाए, उस दाब को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, प्रासरण दाब कहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, P बराबर पाई पे इस दाब के ऊपर जो प्रासरण की जो क्रिया, वो क्रिया क्या हो रही है, यहाँ पे बंद हो रही है, ठीक है।
लेकिन मेरे को इस ऑस्मोटिक प्रेशर से मैं यदि और दाब बढ़ा दूं, और प्रेशर को क्या किया मैंने, बढ़ाया, ठीक है। और जब और दाब बढ़ा रहा हूं किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट वापस किधर की तरफ मूव करेगा, इस प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा, मतलब वापस इधर आने की तरफ लगेगा, ठीक है। और इसको मतलब इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। पहले ऑस्मोसिस चल रहा था इधर, हाई कंसंट्रेशन से किधर की तरफ जा रहे थे, लो कंसंट्रेशन की तरफ चले। अब हमारे पास में क्या है, लो कंसंट्रेशन से हम किधर की तरफ चल रहे हैं, इससे हाई कंसंट्रेशन की तरफ चल रहे हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। व्युत्क्रम में प्रासरण के, प्रासरण की क्या है, उल्टी हो रही है, अपोजिट हो रही क्रिया, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे जो आरओ है, जब हम वाटर को फिल्टर करते हैं आरओ, वो किस सिद्धांत पे काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस पे ही काम करता है। इसी के साथ साथ देखो समुद्र से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो समुद्र है, इसके समुद्र से, समुद्र के पानी से यदि पीने वाला जो पानी बनाते हैं, पीने वाला पानी मतलब पीने वाला पानी का मतलब आप प्योर वाटर बोल सकते हो, ठीक है। प्योर वाटर जो हम प्राप्त करते हैं वो भी किससे प्राप्त किया जाता है, तो याद रखा, रिवर्स ऑस्मोसिस से। किससे करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस से, क्योंकि समुद्र के पानी के अंदर क्या होता है, NaCl है, ठीक है। और इस NaCl तो क्या करता है, ये यहीं पे रह जाता है, जो सॉल्वेंट है, पानी है, उस पानी को हम बाहर निकाल लेते हैं, किसके द्वारा, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। तो समुद्र के जो पानी है, उस पानी से जो नमक को हम अलग करते हैं, तो वो भी किसके द्वारा किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा किया जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ऑस्मोसिस का मतलब क्या है। ऑस्मोसिस का मतलब कि वाटर का हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना, ठीक है। ये किसके द्वारा हो रही है, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। फिर यहाँ पे देखो पानी ये इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको जाने से रोकने के लिए हमको क्या करना है, इस पे प्रेशर लगा रहे, जो दाब लगा रहे हैं, और उस दाब को हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे हैं। और उस दाब के ऊपर ऑस्मोसिस की क्रिया क्या हो रही है, रुक रही है। फिर हमने क्या किया, इस दाब को और बढ़ा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर से हम ज्यादा दाब करें, और उस दाब पे जो ये वाटर है, ये सॉल्यूशन से वापस किधर की तरफ मूव कर रहा है, इसे सॉल्वेंट की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर मैंने कहा था कि जो हम आरओ है वो भी किस सिद्धांत पे काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है। इसी के साथ साथ जो समुद्र के पानी से जो नमक को हम अलग करते हैं, तो वो भी किसके द्वारा किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा किया जाता है। अब देखो हमने जो प्रासरण दाब है उसको इंडिकेट किससे किया है, पाई से। किससे किया है, पाई से। अब हम इसकी बात करते हैं, प्रासरण दाब होता क्या है। देखो हम पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन क्या पढ़ते हैं, PV बराबर nRT पढ़ते हैं। ये आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। यहाँ पे मैं P की जगह पाई यूज करूँ तो हम लिख दो पाई V nRT। पाई का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इस V को मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो हम लिख सकते हैं पाई इजिकल टू N/V R इंटू कैपिटल T। देखो पाई का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर, N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, V का मतलब है वॉल्यूम, R का मतलब है गैस कांस्टेंट, T का मतलब क्या है, टेम्परेचर। और हम पढ़ते कि मोलरिटी बराबर, मोलरता बराबर क्या होती है हमारे पास में, मोल बट्टे आयतन। यही तो पढ़ते हैं, विलय के मोलों की संख्या बट्टा विलयन का आयतन। तो यहाँ पे CN/V की जगह लिख दूं मैं पाई बराबर में CRT लिख दो। C का मतलब है मोलरिटी, क्या होगी, मोलरिटी। तो यहाँ पे देखो किस पे डिपेंड करिए, पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोलरिटी के, मोलरता के। इसके साथ साथ पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के। और यहाँ पे R क्या है, गैस कांस्टेंट। क्या हो गया, गैस कांस्टेंट है। और ये हमारे पास में क्या कहलाता है, पाई बराबर CRT को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, प्रासरण दाब कहते हैं, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है। अब देखो अणुसंख्यक गुणधर्म के अंदर मैंने आपको जो प्रॉपर्टी आती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। लेकिन उनको फिर से मैं एक बार डिटेल से बता देता हूँ। हमने वाष्प दाब में अवनमन पढ़ा, हिमांक में हमने बात की थी, हिमांक में अवनमन पढ़ा, कथनांक में उन्नयन पढ़ा, ठीक है। उसके साथ साथ हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा। ये सारे की सारी क्या कहलाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाती है। तो हमारा जो छोटा सा टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, अणुसंख्यक
गुणधर्म जिसको हमने डिटेल से पढ़ लिया, ठीक है। अणुसंख्या के गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको मैं शॉर्ट में लिख दूं सीपी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि अणुसंख्या गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये डिपेंड नहीं करती विलेय की प्रकृति पे, नेचर ऑफ सोल्यूट इस पे डिपेंड नहीं करती, किस टाइप का विलेय इस पे डिपेंड नहीं करती। उसके साथ साथ ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। किस किस के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं है, उसके साथ साथ ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, ये डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे। किस पे करिए, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे क्या करती है, डिपेंड करती है। कौन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने 4 पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा था आरएल वीपी, आरएल वीपी जिसको हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल में एक्स इंटू बी, ये हमने पढ़ा था वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। एक्स बी का मतलब है विलेय की मोलबिन, ठीक है। ये हमारे पास में डेल्टा पी का मतलब है वाष्प दाब में अंतर, ये हमारे पास में पी नॉट ए था, ठीक है, ये शुद्ध अवस्था में था। इन दोनों का ये अनुपात है, ये बराबर किस क्या है, विलेय की मोलबिन के बराबर है, इसी को हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। फिर हमने दूसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो था कथनांक में उन्नयन, कथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट, कथनांक में उन्नयन। और इसको हमने पढ़ा था कि डेल टी बी बराबर के बी इंटू एम, एम का मतलब क्या है, मोलिलिटी मोलरता, ठीक है, सॉरी मोललता, क्या है, मोलिलिटी मोललता, ठीक है। उसके बाद तीसरी हमने जो बात की थी वो पढ़ी थी हमने हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ठीक है, अवनमन है। और इसको हम लिखते हैं टेल टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू स्मॉल एम, और स्मॉल एम का मतलब यहाँ पे भी क्या है, मोलिलिटी से, मोललता से। और फोर्थ हमने जो पढ़ी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो कौन सी है, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब, ठीक है। और ये प्रासरण दाब क्या होती है, पाई बराबर में सी आर टी, और ये यहाँ पे सी हमारे पास में क्या है, ये है मोलरिटी मोललता, ठीक, सॉरी मोलरता, क्योंकि ये मोलरता है, मोलिलिटी सॉरी मोलरिटी है, ये मोलिलिटी, ये कहलाती है मोललता, ठीक है। अब देखो ये जो चारों है, ये चारों की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है, क्वांटिटी ऑफ ए सोल्यूट पे। लेकिन इसके लिए खास बात याद रखना, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही तब ही अप्लीकेबल है कि जहां पे ना तो संगुणन हो रहा है, ना तो वहां पे संगुणन हो, और ना ही वहां पे वियोजन हो, ना तो संगुणन हो ना ही वियोजन हो, उस कंडीशन के अंदर चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लीकेबल है, लागू है, ठीक है। लेकिन ये तब अप्लीकेबल नहीं है कि जहां पे या तो संगुणन हो, संगुणन का मतलब है एसोसिएशन, ठीक है, या फिर वहां पे क्या हो रहा है, वियोजन हो, वियोजन का मतलब है डिसोसिएशन, क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। या तो संगुणन हो या फिर वियोजन हो, यदि ऐसी हो रही तो वहां पे ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती, लागू नहीं है, ठीक है। ये कब लागू है तो मैंने आपको बता दिया, ये तभी लागू है जहां पे डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों क्रियाएं नहीं हो रही, या तो डिसोसिएशन नहीं हो रहा या फिर एसोसिएशन नहीं हो रहा, तो मतलब ऐसे केस के अंदर ये प्रॉपर्टी लागू है। लेकिन जहां पे डिसोसिएशन हो, एसोसिएशन हो, ऐसे केस के अंदर ये प्रॉपर्टी लागू नहीं है, ठीक है। क्यों, जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हम बात करते हैं केसीएल की, किसकी बात करूं मैं, केसीएल की। अब देखो केसीएल जैसे ये डिसोसिएशन शो करता हो तो के पॉजिटिव और प्लस में सीएल नेगेटिव देता है, क्या देता है, के पॉजिटिव प्लस में सीएल नेगेटिव। अब देखो हमने क्या किया, हमने तो यहाँ पे, ठीक है, हमने क्या किया, जैसे ये वाटर है, इस वाटर के अंदर हम डाल रहे हैं केसीएल, क्या डाल रहे हैं, केसीएल, और हमने यहाँ पे सपोज करो केसीएल के मोल ले रहे हैं 1 मोल, कितना मोल डाल रहे हैं,
1 मोल KCl डालें। और जैसे आप इस वाटर के अंदर जाएगा तो ये K पॉजिटिव का कितना मोल बनाएगा? 1 मोल। इसके साथ साथ प्लस में Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव का मोल भी कितना बना रहा है? 1 मोल बना रहा है। तो हमने तो यहाँ पे KCl का लिया 1 मोल, लेकिन जैसे ये आयनों में टूटता है, डिसोसिएशन होगा, तो 1 मोल तो बनाता है K पॉजिटिव का, और 1 मोल किसका बना रहा है? Cl नेगेटिव का। तो हम तो लेके चले 1 मोल, लेकिन यहाँ पे मोल कितने बन रहे हैं? 2 मोल बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 2 मोल। तो ऐसे केस के अंदर ये जो हमारी जो प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये लागू नहीं होगी। अब इसको अप्लीकेबल करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? वॉन्ट ऑफ फैक्टर यूज करते हैं। अब ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इस पे हम बात और करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पास में क्या है? वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, उसकी हम चर्चा करेंगे, वॉन्ट ऑफ गुणांक, ठीक है। इससे पहले आपको एक छोटा सा बात और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि जो रिलेटिव RLVP है वास्तव में अवनमन है। इसको हम जो ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करते हैं बैरोमेट्रिक मेथड के द्वारा। किसके द्वारा? बैरोमेट्रिक विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ कथनांक में जो यूनियन है, इसको हम जो ज्ञात करते हैं वो करते हैं लैंड्सबर्गर के द्वारा। किसके द्वारा यूज करते हैं? लैंड्सबर्गर के द्वारा इसको ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास में जो हिमांक में अवनमन है, इसको हम जो यूज करते हैं इसके लिए, वो हम यूज करते हैं बेकमान विधि। कौन सी यूज करते हैं? बेकमान विधि यूज करते हैं। यदि मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूं तो इसके लिए जो मेथड यूज की जाती है उस मेथड का नाम है बर्कले एवं हार्टले मेथड। कौन सी है? बर्कले एवं हार्टले मेथड इसके लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे RLVP के लिए हम यह कौन सी यूज करते हैं? बैरोमेट्रिक विधि यूज करते हैं। कथनांक में उन्नयन के लिए हम कौन सी यूज करते हैं? लैंड्सबर्गर यूज करते हैं। उसके साथ साथ हिमांक में अवनमन के लिए हम कौन सी यूज करते हैं? बेकमान विधि यूज करते हैं। उसके साथ साथ ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर हम कौन सी यूज करते हैं? बर्कले एवं हार्टले मेथड यूज करते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो नेक्स्ट है हमारे पास में वॉन्ट ऑफ फैक्टर। इसकी बात करें? वॉन्ट ऑफ गुणांक की। और ये वॉन्ट ऑफ गुणांक हम कब यूज करेंगे? तो मतलब ऐसे केस के अंदर जहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है और वहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, ऐसे केस के अंदर हम जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम निकालेंगे तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? वॉन्ट ऑफ फैक्टर यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वॉन्ट ऑफ फैक्टर। वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वॉन्ट ऑफ गुणांक, ठीक है। अब देखो वॉन्ट ऑफ गुणांक के अंदर हम पहले बात कर लेते हैं डिसोसिएशन की। फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन का मतलब है वियोजन। इसकी केस की बात कर लेते हैं। सपोज करो हमारे पास में जैसे ये AN है, डिसोसिएशन का मतलब आप ऐसे देख लो, एग्जांपल KCl, ठीक है। ये KCl टूट कर हमको यहाँ पे देख रहा है K पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, इधर है। हमने यहाँ पे क्या KCl के कितने मोल यूज किए? 1 मोल यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो T बराबर 0 पे इसके KCl के मोल है हमारे पास में A1, और इनके कितने हैं? 0 और 0, ठीक है। उसके बाद देखो T बराबर T पर हम जो बात करते हैं इसके मोल जैसे हमारे पास में रह जाते हैं 0, ठीक है। तो ये टूटकर कितने मोल बना रहा है? 1 मोल तो बना रहा है K पॉजिटिव का, और 1 मोल किसका बना रहा है? Cl नेगेटिव का बना रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने तो यहाँ पे जो थ्योरेटिकल जो लिया था, थ्योरेटिकल जो सैद्धांतिक वैल्यू ली थी वो कितनी ली थी? 1 मोल ले रहे, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व के अंदर 1 मोल तो K पॉजिटिव का रहा और 1 मोल किसका रहा? हमारे पास में Cl नेगेटिव का रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू कौन सी है? ऑब्जर्व की है, प्रैक्टिस की वैल्यू, ठीक है। तो ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता क्या है? ये हमारे पास में होता है कि I बराबर में, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? I से। वॉन्ट ऑफ फैक्टर को किससे? I से। तो I बराबर हमारे पास में क्या है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑब्जर्व ऑफ CP मतलब प्रेक्षित या अणुसंख्य गुणधर्म बटे थ्योरेटिकल ऑफ CP सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म।
इन दोनों का जो अनुपात, वो अनुपात हमको क्या कहलाता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। हमने यहाँ पे लिया 1 मोल सैद्धांतिक के रूप में, हमको यहाँ पे ऑब्जर्व में कितने मोल हो रहे हैं, 2 मोल हो रहे हैं, तो इसका मतलब आई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। प्रेक्षक कितना हो रहा है, ऑब्जर्व में कितना हो रहा है, 1 and 1 2 मोल, ऑब्जर्व तो ये 2 मोल, ठीक है। और हमने थ्योरेटिकल में कितना लेके चला, 1 मोल लेके चला, यहाँ पे 1 मोल। इसका मतलब आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 आ रही है। कितनी होगी, 2। अब देखो ये तो हमारे पास में गई वॉन्ट ऑफ फैक्टर की जब डिसोसिएशन के केस में। हम बात करते हैं दूसरा केस, एसोसिएशन के केस में। एसोसिएशन का मतलब है कि वहां पे क्या हो रहा है, संगुणन हो रहा है। क्या होगा, संगुणन। संगुणन का मतलब, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की। किसकी बात करें, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के हमने मोल लिए हैं 2। कितने मोल लिए, 2। और इस एसिटिक एसिड को जैसे मैं बेंजीन में डाल देता हूं तो ये बना लेता है डाइमर। क्या बनाएगा, डाइमर बना लेता है। डाइमर का मतलब है 2 यूनिट मिलकर क्या बना लेते हैं, 1 यूनिट बना लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डाइमर कहते हैं। अब देखो हमने T बराबर 0 पे स्टार्टिंग में एसिटिक एसिड के मोल कितने लिए, 2। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कितने मोल है इसके, 0, ठीक है। फिर हम बात करते हैं T बराबर T टाइम पे इसके मोल कितने रहेंगे, 0। तो ये किसके अंदर चेंज हो गया, ये हमारे पास में चेंज हो गया 1 के अंदर। किस में चेंज हुआ, 1 के अंदर। हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल के अंदर कितने लिए हैं, हमने थ्योरेटिकल में लिए हैं 2 मोल, ठीक है। 2 यूनिट, ये मिलकर कितनी बना रही है, 1 यूनिट बना रही है, 1 मोल बना रहा है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, ऑब्जर्व है। क्या होगी, ऑब्जर्व है। हमने 2 मोल लेके चले लेकिन हमारे पास में ऑब्जर्व में मिलता तो हमारे पास में कितनी यूनिट मिलती है, 1 मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए हम आई कैसे निकालेंगे, तो आई बराबर ऑब्जर्व ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रैक्सितिक अणुसंख्य गुणधर्म बटे थ्योरेटिकल ऑफ सीपी सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म। अब देखो हमने लिया 2 मोल, हमको यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1 मोल। तो प्रैक्सिक कितना है, ऑब्जर्व होता है हमारे पास में 1, और हमने थ्योरेटिकल में कितने लिए, 2। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। कितनी आ रही है, 1/2। इसका मतलब आप देखो कि जब डिसोसिएशन हो रहा है, जब वियोजन हो रहा है, तो जो आई की वैल्यू है ये हमेशा होती है 1 से ज्यादा। क्या होगी, 1 से ज्यादा। देखो कितना आ रहा है, 2, 1 से ज्यादा। ये कब है, ये तो है हमारे पास में डिसोसिएशन के अंदर, वियोजन के अंदर। लेकिन जब आप बात करो एसोसिएशन की बात करते हैं, संगुणन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास में आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2, मतलब लेस देन 1। क्या है, लेस देन 1, 1 से कम है। और 1 से कम है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एसोसिएशन। तो आपको ये दोनों चीज याद रखना, आई की वैल्यू यदि 1 से ज्यादा तो इसका मतलब डिसोसिएशन है, और आई की वैल्यू 1 से कम इसका मतलब वहां पे क्या है, एसोसिएशन। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जहां पे ना तो डिसोसिएशन हो रहा है और ना ही एसोसिएशन हो रहा है। ऐसे केस के अंदर आई की वैल्यू आपको लिखना है 1। कितना लिखोगे, 1। जैसे मैं बात करता हूं किसकी, ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। तो ग्लूकोज का ना तो डिसोसिएशन होता है ना ही एसोसिएशन होता है। इसे हम बात कर लेते हैं, यूरिया की बात कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास में किस टाइप के एग्जाम्पल हो गए, ऐसे एग्जाम्पल है जिनका आई की वैल्यू क्या है, 1 है। मतलब यहाँ पे ना तो डिसोसिएशन होता है ना ही एसोसिएशन होता है, या फिर आप इनको बोल सकते हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहोगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस के अंदर, ठीक है, आई की वैल्यू हमेशा कितनी पुट करना, आपको 1 पुट करना है। तो आपको क्या करना है, जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी है उनके आगे आपको क्या यूज करना है, आई यूज करना है। क्या यूज करना है, आई वाला यूज करना है, ठीक है। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, फिर सही वैल्यू आती है। तो हमने क्या लिखा था, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने लिखी थी उनके अंदर हमको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना है, और वो मॉडिफाइड क्या करना है कि उनके साथ में उनको आई से मल्टीप्लाई और करना है, ठीक है। तो हमने जो पहली लिखी थी RLVP, तो वो क्या लिखी थी, डेल्टा P अपॉन में P0A, ठीक है। इसके आगे हम क्या लिख देंगे, IXB, ठीक है। फिर हमने दूसरी क्या लिखी थी, टेल TB, जो हमने बात की थी कथनांक में, ये हमारे पास में था KB इंटू M। इसको भी आगे हम क्या लिख देंगे, वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में हमने टेल TF बात की थी, टेल TF के लिए हम क्या लिखेंगे, IKF इंटू स्मॉल m लिखेंगे, ठीक है। फिर हमने बात की थी फोर्थ
पाई बराबर क्या था CRT, इसको भी हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे I से। अब हमारे पास में अभी हम निकाल सकते हैं किन के लिए, हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकाल सकते हैं और हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकाल सकते हैं। मतलब जिनका डिसोसिएशन हो रहा है तो वहाँ पे भी इनको यूज़ कर सकते हैं, उनका जिनका एसोसिएशन हो रहा है वहाँ पे भी इनको यूज़ कर सकते हैं, और जिनका ना तो डिसोसिएशन है ना ही एसोसिएशन है वहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, इन चारों फॉर्मूलों को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जब जहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोड है, ना तो डिसोसिएशन है ना ही एसोसिएशन है, ऐसे केस के अंदर आपको आई की वैल्यू कितना यूज़ करना है, 1 यूज़ करना है। और फिर आपको जहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है वहाँ पे आई की वैल्यू याद रखा 1 से ज़्यादा आएगी, और हम जब बात करते हैं एसोसिएशन की तो वहाँ पे आई की वैल्यू वन टॉप फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। ये हमने बात की थी एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम जो बात करते हैं कि हमारे पास में कि कोई भी जो यूनिट है उसका जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन की जो वैल्यू है, सपोज करो हमको अल्फा दे रखी है, कितनी दे रखी है, अल्फा दे रखी है, तो उस केस के अंदर वन टॉप फैक्टर कितना होगा उसको हम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है हमारे पास में, अल्फा, कितनी है, अल्फा। तो हम पहले बात कर लेते हैं डिसोसिएशन की। डिसोसिएशन का मतलब है वियोजन की बात कर लेते हैं। पहला हमने देखो यहाँ पे क्या किया, जैसे AN ले लिया, ठीक है, और ये AN डिसोसिएट होकर बना रहा है Na, क्या बना रहा है, Na बना रहा है, ठीक है। और इसका जो डिसोसिएशन की जो वैल्यू है वो है जैसे हमारे पास में अल्फा, कितनी है, अल्फा। सपोज करो हमारे पास में t बराबर 0 पर इसकी वैल्यू है हमारे पास में 1, कितनी है, 1, ठीक है। तो ये कितना है, 0। उसके बाद देखो t बराबर t टाइम पे हम बात करें, सपोज करो इस 1 में से कितना टूट रहा है, यहाँ पे अल्फा टूट रहा है, मतलब कितना डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा। तो ये हमारे पास में कितना गया, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है, तो ये कितना बनाएगा, n अल्फा, कितना बनाएगा, n अल्फा। तो अब यहाँ पे वन टॉप फैक्टर आई बराबर लिख दो आप 1 माइनस अल्फा प्लस में n अल्फा, क्या आएगी, 1 माइनस अल्फा प्लस में n अल्फा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर से आपको क्या करना है, इसको अल्फा को कॉमन ले लो, और जैसे हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, ये बराबर किसके है, ये है आई के वन टॉप फैक्टर के बराबर है। तो ये कब है, ये तब है जब वहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है अल्फा, कितनी दे रखी है, अल्फा। अल्फा को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो अल्फा को मैंने बोला है कि वहाँ पे डिसोसिएट वैल्यू कितना डिसोसिएट हो रहा है वो वैल्यू रखना है, उसको डिवाइड करना है टोटल वैल्यू से। किससे डिवाइड करोगे, टोटल वैल्यू से डिवाइड करोगे तो हमारे पास में वैल्यू किसकी आ जाती है, अल्फा की। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि हमारे पास में जैसे कोई भी है, ये कोई भी रिएक्शन वो 100% है, और वो 100% है और वो टूट रही है, जैसे सपोज करो कितना, 50% टूट रही है, कितनी टूट रही है, 50%। इसका मतलब आपको पूछ रहा है कि अल्फा की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे बताओ वियोजित तो कितनी हो रही है, 50 तो वियोजित हो रही है, ठीक है। इसके साथ साथ स्टार्टिंग में पहले कितनी थी, 100, तो आपको इसको डिवाइड किससे करना है, 100 से। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है, 0.5, कितनी आ रही है, 0.5। तो अल्फा का मतलब है कितना तो टूट रहा है और कितना प्रारंभिक में हमने लिया, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, अल्फा कहलाएगा। डिसोसिएशन यहाँ पे वियोजन मात्रा कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड केस, वो सेकंड केस है हमारे पास में एसोसिएशन का। एसोसिएशन का मतलब अब हो रहा है संगुणन, ठीक है। हमने क्या किया कि जैसे Na लिए, ठीक है, और ये एसोसिएट होकर कितना बना रहा है, NaN बना रहा है, कितना बना रहा है, An बना रहा है। हमने लिया Na और बना कितना रहा है, An बना रहा है। अब सपोज करो इसके t बराबर 0 पे हमारे पास में था 1, कितना था, 1, तो ये कितना बन गया, 0, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 रहेगा। फिर हमने बात की थी t बराबर t पे। अब देखो सपोज करो हमने एसोसिएशन की वैल्यू पे कितना माना है, अल्फा माना, ठीक है। आपको अल्फा या तो एसोसिएशन बोलेगा, डिसोसिएशन करेगा, बात एक, ये दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो ये कितना जाएगा, सपोज करो ये एसोसिएट हो रहा है कितना, सॉरी एसोसिएट हो कितना और अल्फा, तो ये कितना बनाएगा, ये बनाएगा अल्फा बाई n, कितना बनाएगा, अल्फा बाई n, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं कि यहाँ पे n है
वो इक्वल में किसके 1 के लिए। आपको एक के लिए पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे 1/n लिखोगे। फिर आपको मैं अल्फ़ा के लिए पूछ रहा हूँ तो आप क्या लिखोगे 1/n इंटू अल्फ़ा, ये तो लिख के चलोगे। हमने यहाँ पे हमारे पास में कितना एसोसिएट हो रहा है अल्फ़ा, तो यहाँ पे कितना गया अल्फ़ा/n। अब आई बराबर हमारे पास में क्या हो गया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा/n, ये हमारे पास में किसके लिए आएगा, ये हमारे पास में आ गया एसोसिएशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास में था एसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर। उसके बाद में ये हमारे पास में किसके लिए डिसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर। अल्फ़ा का मतलब है कि वियोजन की मात्रा, ठीक है, और यहाँ पे भी अल्फ़ा का मतलब क्या है संगुणन की मात्रा है। तो ये है हमारे पास में डिसोसिएशन के लिए और ये है हमारे पास में किसके लिए एसोसिएशन के लिए। और यहीं पे सॉल्यूशन का चैप्टर वो क्या होता है कंप्लीट होता है।